आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें है मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट, कैजुअल वर्कर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रीजन एंड सेक्टर्स। पिछले पार्ट में हमने लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, मीनिंग ऑफ वर्कर और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप अभी तक वो पार्ट नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। हाय, आई एम नाजमीन। लेट्स कंटिन्यू पार्ट 2। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसी भी पर्सन को अपनी लाइवलीहुड यानी अर्निंग कमाने का मीन्स प्रोवाइड करती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो जब भी कोई पर्सन किसी काम के बदले इनकम अर्न करता है, चाहे उसे सैलरी मिले, वेजेस मिले, प्रॉफिट हो या प्रोफेशनल फीस मिले, तो उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप है ना, वो सिर्फ नौकरी करने तक नहीं है, बल्कि इसका स्कोप बहुत ही वाइड है। एम्प्लॉयमेंट का मेन एम है इनकम अर्न करना, ताकि पर्सन अपने और अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। एम्प्लॉयमेंट को दो मेन टाइप्स में बांट दिया गया है, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फिर भी चलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है देख लेते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जिसमें कोई भी पर्सन किसी दूसरे के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने ही रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने लिए ही इनकम अर्न करता है। यहाँ रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपने स्किल्स और बिजनेसेस आइडियाज़ भी शामिल होते हैं। ठीक है, यानी पर्सन खुद ही मालिक होता है, खुद ही वर्कर भी, ओनर भी वो खुद ही है, वर्कर भी वो खुद ही है। ठीक है, उसे सैलरी कोई दूसरा नहीं देता, बल्कि उसकी इनकम उसके बिजनेस या प्रोफेशन से ही आती है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई शॉपकीपर अपनी दुकान चलाता है जैसे, ठीक है, कोई फार्मर अपनी ज़मीन पर खेती करता है, कोई ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग करता है, या कोई डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक चलाता है, तो ये सभी सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे। याद रखने के लिए क्या हमें याद रखना है? सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। नॉट फॉर समवन एल्स आपने बिजनेस में भी पढ़ा होगा, सोल ट्रेड, है ना। वही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। इंडिया में लगभग 52.2% वर्कफोर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आती है, यानी आधे से भी ज़्यादा लोग अपने आप काम करके लाइवलीहुड अर्न करते हैं। जब हम इस तरीके के परसेंटेज देखते हैं ना, तो आप ये याद रखिएगा कि इसमें से वो 100% एम्प्लॉयमेंट हम लोग लेंगे जो एक्चुअल में मतलब वर्किंग पॉपुलेशन है। ठीक है, उनमें से 52%। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है तो उसमें से 52%, ऐसा नहीं। उस 140 करोड़ में से भी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ओके, उसको लेंगे। नेक्स्ट है इसमें कि वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट में पर्सन अपना लेबर या सर्विसेज किसी दूसरे पर्सन, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को देता है और बदले में वेजेस या सैलरी रिसीव करता है। यहाँ वर्कर अपना काम, अपना स्किल और अपनी जो मेहनत है ना, उसको सेल करता है, जबकि एम्प्लॉयर उसे उसके बदले में वेजेस या सैलरी देता है, मतलब किसी भी तरीके से इनकम उसको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ वर्कर खुद का बिजनेस नहीं चला रहा होता, बल्कि किसी और के लिए काम कर रहा होता है। अगर एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो मान लीजिए एक डॉक्टर अगर अपना खुद का क्लिनिक चला रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना। लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में नौकरी करता है और हर महीने सैलरी रिसीव करता है, तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट के अंडर आएगा। यानी प्रोफेशन तो वही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, बदल गया है। एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए कोई टीचर अगर अपना वो ट्यूशन चला रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएगा, है ना। लेकिन वही टीचर अगर किसी स्कूल में सैलरी पर पढ़ा रहा है तो वो वेज एम्प्लॉयड कहलाएगा। इसके अलावा वेज एम्प्लॉयमेंट की एक वजह ये भी हो सकती है कि वर्कर्स के पास ना अपने खुद के रिसोर्सेज नहीं हो, जैसे लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप उपलब्ध ना हो। और वेज एम्प्लॉयमेंट को भी हमने दो पार्ट्स में बांट दिया है। या मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखो, बहुत बार क्या होता है कि सबके पास, बहुत सारे लोगों के पास आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, उनके ड्रीम्स होते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है ना, इस वजह से वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जा पाते हैं। ओके, वेज एम्प्लॉयमेंट को दो पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें है रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। नाम इससे भी आपको क्लियर होगा, बहुत इजी वर्ड्स हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं रेगुलर वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स, जिन्हें रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयज़ भी कहा जाता है, वे वर्कर्स होते हैं जिन्हें किसी पर्सन, कंपनी या एंटरप्राइज के थ्रू परमानेंट या रेगुलर बेसिस पर हायर किया जाता है और उन्हें रेगुलर सैलरी या वेजेस दी जाती है। इसका मतलब होता है ना कि उनकी इनकम जो है ना वो फिक्स होती है और उन्हें हर महीने एक फिक्स्ड टाइप से सैलरी रिसीव होती है। इसके अलावा जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं ना, उनको सिर्फ सैलरी ही नहीं मिलती, बल्कि कुछ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो हो गया, पेंशन हो गया, है ना। यही वजह है कि रेगुलर वर्कर्स की जॉब कैजुअल वर्कर्स की जो कंपैरिजन की करें ना, हम उनकी जॉब के से कंपैरिजन करें तो उसे स्टेबल और सिक्योर माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई प्रोफेसर, टीचर या सिविल इंजीनियर किसी कंपनी में रेगुलर बेसिस पर काम कर रहा है और उसे हर महीने सैलरी मिलती है, तो वो रेगुलर वर्कर कहलाएगा। इंडिया में अप्रॉक्स 22.8% जो वर्क फोर्स है वो रेगुलर वर्कर्स की कैटेगरी में आती है। यहाँ भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरीके का परसेंटेज देखें तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि
हम उस 100% में से 22.8% ले रहे हैं जो एक्चुअली वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है, नॉट ओवरऑल पॉपुलेशन बट ओनली वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, जो वर्क करने के लिए तैयार है। अब समझते हैं हम कैजुअल वर्कर्स को। कैजुअल वर्कर्स वे वर्कर्स होते हैं जो दूसरों के फार्म या नॉन फार्म इंटरप्राइजेज में टेम्परेरी बेसिस पर काम करते हैं, और उन्हें जितना काम और उन्हें मतलब क्या होता है, जितना वो काम करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग रेमुनरेशन या वेजेस दी जाती है, यानी इन्हें परमानेंट बेसिस पर हायर नहीं किया जाता है। इसी वजह से जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना उनके पास कई सारी सर्विसेज भी नहीं होती हैं, जैसे उन्हें रेगुलर इनकम की कोई गारंटी नहीं होती, उन्हें गवर्नमेंट प्रोटेक्शन या रेगुलेशन का भी कोई फ़ायदा रेगुलरली नहीं मिल पाता है, उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, ये बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा उन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जैसे पीएफ या पेंशन, ये सभी जो सर्विसेज होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। यही वजह है कि कैजुअल वर्कर्स की जो इनकम है और एम्प्लॉयमेंट है ना वो दोनों ही मतलब अनसर्टेन होती है। एग्जाम्पल आप देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो काम करने वाले लेबरर्स हैं, ब्रिक मेकिंग वर्कर्स हैं या डेली वेज वर्कर्स हैं, ये सब कैजुअल वर्कर्स की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया में अप्रॉक्स 25% जो वर्कफोर्स है ना वो कैजुअल वर्कर्स की ही कैटेगरी में आती है, ठीक है। इन तीनों कैटेगरीज मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स का जो परसेंटेज है वो आपको एक टेबल दे दिया गया है ना, उसमें आप देख सकते हैं। इस टेबल को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये आपको थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया दे सकता है। और एग्ज़ाम में भी जब अगर मान लीजिए कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ आपको ये परसेंटेजेस याद हैं, ये ग्राफ टेबल्स याद है, तो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन जेंडर, रीजन और डिफरेंट सेक्टर्स के बेसिस पर कैसे किया जाता है, ठीक है। इसे भी 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर। सबसे पहले देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर यानी मेल और फीमेल, मैन और वीमेन के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न में क्या डिफरेंस है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट को 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन। क्या क्या है ये, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल वर्कर्स एंड रेगुलर वर्कर्स। सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मैन और वीमेन दोनों के लिए लाइवलीहुड का एक मेजर सोर्स है, दोनों में इसका शेयर 52% है। इसके बाद आता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। मैन में कैजुअल वर्कर्स का शेयर 24% है, जबकि वीमेन ये थोड़ा ज़्यादा है यानी 27% है। अब बात करते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की। यहाँ मेन का शेयर 24% है, जबकि वीमेन का शेयर क्या है, सिर्फ 21% है। यानी वीमेन की पार्टिसिपेशन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में कंपैरेटिवली कम दिखाई देती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। फर्स्ट तो है लैक ऑफ मोबिलिटी, है ना। कई बार जो वीमेन होती हैं वो सोशल कॉन्स्टेंट की वजह से अपने घर या लोकल एरिया से दूर जाकर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाती। आज सिचुएशन तो पहले से बेहतर है, लेकिन मोबिलिटी और सेफ्टी से जुड़े चैलेंजेस जो हैं वो वीमेन के लिए आज भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वुमेन पर फैमिली और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा होती हैं, इसलिए कई बार स्किल्स और एबिलिटी होने के बावजूद वे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। अब मोस्टली ये जो मैरिड वुमेन होती हैं उनको ज़्यादा मतलब ये प्रेशर फेस करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड है लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन, या बोल सकते हैं कि लेस एजुकेशन। कई सिचुएशंस में विमेन को मेन के बराबर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल पाती है ना। इसका इफेक्ट उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और स्किल्स पर भी पड़ता है। और ये भी क्यों होता है, आप जानते हैं कि सोसाइटी ही ऐसी है कि जो विमेन का मतलब दूर नहीं भेज सकते हो आप। उनकी एजुकेशन के ऊपर मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ की ही तरफ से ये होता है कि इतना ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करना है। तो इस वजह से क्योंकि उनकी एजुकेशन मतलब इतनी सफिशिएंट, इतनी इनफ नहीं हो पाती है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि उनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, ठीक है। इसके अलावा जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेसिफिक स्किल्स और क्वालिफिकेशंस की भी ज़रूरत होती है ना, वो जिन विमेन के पास है तो वो उन्हें ही मिलेगी, और जिनके पास ये रिक्वायर्ड एजुकेशन या स्किल्स नहीं है उनके लिए ऐसे जॉब में एंट्री करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम है जो जनरली डिस्कस नहीं की जाती है बट होती है, वो है टाइमिंग की भी वजह से। आप जहाँ पर काम करने जा रहे हो ना वहाँ क्या टाइमिंग है, क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। तो अगर किसी जो भी लड़की है, जो भी विमेन है, उसकी फैमिली को वो एक्सेप्टेबल नहीं लगता है ना, तो वो लोग उसके लिए भी मना कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो विमेन को फेस करनी पड़ती है। इस तरीके से जेंडर के बेसिस पर देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों के लिए मेजर सोर्स है, जबकि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में मेन का शेयर वुमेन की कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन। देखते हैं इसमें क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन यानी रूरल और अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज़ में लाइवलीहुड का मेजर सोर्स है, जहां लगभग 58% जो वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अर्बन एरियाज़ में इसका शेयर कितना है, 38%। रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने का एक मेजर रीज़न ये है कि बहुत से जो रूरल पीपल या गाँव के जो लोग होते हैं ना, वो अपने ओन प्लॉट्स ऑफ लैंड पर फार्मिंग में इंगेज होते हैं। इसके बाद आता है कैजुअल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एरियाज़ में कैजुअल वर्कर्स वर्कफोर्स का लगभग 29% है, जबकि अर्बन एरियाज़ में इसका शेयर सिर्फ 15% है। अब बात करते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट की।
अर्बन एरियाज़ में ये एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स है, जहाँ लगभग 47% वर्कफोर्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अगेंस्ट रूरल एरियाज़ में ये सिर्फ 13% वर्कर्स रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। इसका मेन रीज़न आप जानते ही हैं, क्योंकि अगर अर्बन एरियाज़ में क्या होता है, कंपनीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, तो इसलिए रेगुलर एम्प्लॉयमेंट वाला जो चांस होता है वो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा होता है ना। और जो ऐसे इलाके होते हैं, जो छोटे तबके होते हैं, दूर दराज के जो गाँव होते हैं, वहाँ ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए वहाँ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, बट कैजुअल एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। अर्बन एरियाज़ में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होने का वजह ये भी है कि वहाँ क्या बोलना चाहिए, जो एजुकेशन और स्किल्स होती हैं ना, वेट अ मिनट ना, हाँ, एजुकेशन और स्किल्स की बेसिस पर ना उनको जॉब्स मतलब मिल जाती हैं अर्बन एरियाज़ में ना। और जो रूरल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पास जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट जो है ना कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन और स्किल्स की अपॉर्चुनिटीज़ ही लिमिटेड होते हैं, तो उन्हें एम्प्लॉयमेंट कहाँ से मिलेगा। इसलिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट लार्जली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल नेचर का होता है, जबकि अर्बन एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का भी एक मतलब सिग्निफिकेंट रोल है। अब तक हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट को जेंडर और रीजन के बेसिस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बेसिस देखते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न कैसे बदलता है। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी डेवलप होती है ना, तो धीरे धीरे वर्कर्स का जो मूवमेंट होता है ना, वो एग्रीकल्चर और दूसरी प्राइमरी एक्टिविटीज़ से इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ होने लगता है। यानी शुरुआत में तो जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है वो एग्रीकल्चर जैसी ही एक्टिविटीज़ में काम करती है, क्योंकि वही उनका प्राइमरी सोर्स होता है ना अर्निंग का। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, वैसे वैसे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग जाती हैं। इसी प्रोसेस में कई वर्कर्स को रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की तरफ भी माइग्रेट करके जाना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो जनरली सिटीज़ में या फिर टाउन एरियाज़ में ही ज़्यादा होती हैं। और डेवलपमेंट के एक लेटर स्टेज पर एक और चेंज देखने को मिलता है। वो क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट में शेयर कम होने लगता है, जबकि सर्विस सेक्टर जो होता है वो तेज़ी से एक्सपेंड करने लगता है। अब एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे इसमें क्या क्या है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड देन सर्विसेज। ये जो 8 डिविजन्स हैं ना, उनको थोड़ा सा इजीली याद रखने के लिए हमने इसको फर्दर 3 मेजर सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर से शुरू करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वायरिंग। सिंपल वर्ड्स में प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी होती हैं, जैसे लैंड से क्रॉप प्रोड्यूस करना या नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना। इसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई और कंस्ट्रक्शन आते हैं। यहाँ क्या होता है कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग से जुड़ी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके गुड्स बनाए जाते हैं या कंस्ट्रक्शन जैसी एक्टिविटीज़ की जाती है, वो आती है इसमें, ठीक है। और फाइनली आता है टर्सरी सेक्टर। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज और सर्विसेज आते हैं। यानी यहाँ मेनली सर्विसेज और लोगों और बिजनेसेस को सपोर्ट करने वाली एक्टिविटीज़ शामिल होती है। अब अगर हम देखें कि इन तीनों सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट कितना है, तो ये काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि रूरल और अर्बन एरियाज़ में ये किस तरीके से डिवाइडेड है, और मेन और वीमेन मतलब मेल और फीमेल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में ये किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर अभी भी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। इसमें 44.6% वर्कर्स इंगेज्ड हैं। वहीं सेकेंडरी सेक्टर जो है उसमें सिर्फ 24.4% वर्कफोर्स है, और 31% वर्कर्स सर्विस सेक्टर में यानी टर्सरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं। तो अगर हम इसे सिंपली याद रखने के लिए ये बोलें कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद टर्सरी में है, और सेकेंडरी में फिर क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा पहले प्राइमरी में है, उसके बाद टर्सरी सेक्टर में है, एंड लास्टली फिर सेकेंडरी सेक्टर में है। यही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, कि इंडिया की वर्कफोर्स अलग अलग इकोनॉमिक सेक्टर्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब तक तो हमने ये देख लिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कितने कितने परसेंटेजेस इन्वॉल्व है, लेकिन अब हम देखेंगे कि ये रूरल और अर्बन एरियाज़ में ये जो तीनों सेक्टर हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है, इनका पैटर्न क्या है। रूरल और अर्बन एरियाज़ में काम के नेचर और अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग होती हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अलग दिखाई देता है। यहाँ हम 2017-18 का जो डेटा है उसी के बेसिस पर देखेंगे कि रूरल और अर्बन एरियाज़ के एम्प्लॉयमेंट में क्या कंपैरिजन है। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़ से शुरू करते हैं। रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, लगभग 59.8%, आप मान लीजिए 60%। और ये समझना भी काफ़ी नेचुरल है ना, क्योंकि रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके साथ माइनिंग एंड क्वायरिंग जैसी भी एक्टिविटीज़ जो है वो प्राइमरी सेक्टर का ही हिस्सा है। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर आता है, जिसमें लगभग 20.4% रूरल वर्कर्स इंगेज्ड हैं।
और ट्रेजरी और सर्विस सेक्टर रूरल वर्कफोर्स के लगभग 19.8%, लगभग 20% को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो रूरल एरियाज़ में पिक्चर तो काफ़ी क्लियर है, प्राइमरी सेक्टर क्लियरली डोमिनेट करता है एम्प्लॉयमेंट को। अब देखते हैं इन अर्बन एरियाज़ एम्प्लॉयमेंट कैसा है। अब अगर हम अर्बन एरियाज़ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पैटर्न बिल्कुल बदल जाता है। अर्बन एरियाज़ में प्राइमरी सेक्टर का शेयर सबसे कम है, सिर्फ 6.6%, यानी सिटीज़ में एग्रीकल्चर और माइनिंग जैसी प्राइमरी एक्टिविटीज़ एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स नहीं है। वहीं सेकेंडरी सेक्टर अर्बन वर्कफोर्स के लगभग 34.3% को एम्प्लॉयमेंट देता है, लेकिन सबसे बड़ा शेयर है ट्रेजरी और सर्विस सेक्टर का, लगभग 59.1% अर्बन वर्कर सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड हैं। और इसका रीज़न भी काफ़ी सिंपल है ना, अर्बन एरियाज़ में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ऑफिसेज, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और दूसरी तरह की सर्विसेज की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसलिए रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करें तो हमें एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिखाई दे जाता है। रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट का मेजर सोर्स प्राइमरी सेक्टर है, जबकि अर्बन एरियाज़ में सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम मेल और फीमेल के बेसिस पर भी देखेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर में मेल और फीमेल एम्प्लॉयज़ किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहले मेल वर्कर्स की बात कर लेते हैं। मेल वर्कफोर्स में 40.7%, लगभग 41% वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है, 26.5% सेकेंडरी में और 32.8% वर्कर्स टर्जरी और सर्विस सेक्टर्स में इंगेज्ड हैं। अब फीमेल वर्कर्स की तरफ आते हैं। यहाँ सबसे नोटिसेबल बात यह है कि 57.1% फीमेल वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड हैं, वहीं 17.7% सेकेंडरी में और 25.2% फीमेल वर्कर्स सर्विस सेक्टर में इंगेज्ड हैं। तो अगर हम मेल और फीमेल एम्प्लॉयमेंट को कंपेयर करें तो फीमेल्स का कॉन्सेंट्रेशन प्राइमरी सेक्टर में कंपैरेटिवली ज़्यादा दिखाई देता है, 57.1%, जबकि मेल्स में ये 40.7% है। दूसरी तरफ सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर्स में मेल वर्कर्स का शेयर्स फीमेल की जो कंपैरिजन है उसमें ज़्यादा है। तो ओवरऑल इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न सिर्फ रूरल और अर्बन एरियाज़ के बीच ही अलग नहीं है, बल्कि मेल और फीमेल वर्कर्स के बीच भी काफ़ी डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। और इसी के साथ ये जो आपका टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, सेक्टर एंड जेंडर, वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। ठीक है, इन टॉपिक्स के थ्रू हम समझेंगे कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का जो पैटर्न है वो टाइम के साथ किस किस तरीके से चेंज हुआ है और वर्कफोर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्टडिंग।